तो यात्रा पे उनका पूरा ध्यान था और इसलिए ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि विपक्षी एकता, उन्होंने कहा अभी हमारा पूरा ध्यान, राहुल गांधी का ध्यान इस यात्रा पे। अरुण जी। निश्चित तौर पे मैं इस यात्रा को सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं देखता। ज्यादातर कोशिशें मीडिया के जो विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विश्लेषक हैं, और अगर कांग्रेस के भी विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं तो वो नुकसान कर। ये यात्रा निश्चित तौर पे राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को या ऐसी किसी भी पहल का समर्थन करने वालों को इसको व्यापक भारतीय और राष्ट्रीय संदर्भ में देखना चाहिए। इसके विरोधियों की ये पूरी कोशिश है कि इसको एक पार्टी और एक नेता तक सीमित कर दिया जाए। संडे को ही जो है वो स्वपन दास गुप्ता का लेख था इंडियन एक्सप्रेस में, और जो है वो अपना तौलीन सिंह का भी लेख था। वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, पहले अपनी पार्टी को मजबूत करें। यानी भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। जो भी अपोनेंट नैरेटिव है वो इस यात्रा को पर यही स्टिग्मा, यही चेपी चिपका रहा है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल अलग शक्ल में इस यात्रा को देखता हूँ। निश्चित तौर पे जो है महात्मा गांधी ने भी जो जितनी कई बार यात्राएं की और आंदोलन किए, उसमें एक उद्देश्य उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने का था। 42 का भारत छोड़ो आंदोलन भी अपनी पार्टी को मजबूती देने का था, और दांडी मार्च भी जो है वो कांग्रेस से मजबूत हुई। लेकिन इन यात्राओं से जो है वो नैतिक स्वर निकलता है, जो एक नैतिक आभा और नैतिक मूल्य निकलते हैं, अगर हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग कोई गलती करेंगे। भारत आज निश्चित तौर पे जिस तरह का आख्यान चल रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की सत्ता और शासन पद्धति चल रही है दमनकारी, उसमें यह एक अभय यात्रा है। मैं कहूंगा कि ये भारत जोड़ो ही नहीं है, ये भारत कांग्रेस पार्टी और जनता को अभय करने की यात्रा है। राहुल गांधी के तमाम गुणों से मैं प्रभावित नहीं, लेकिन राहुल गांधी में एक बहुत बड़ा गुण है, वो है अभय का गुण। और अभय का गुण निश्चित तौर पे वो अपनी अपने परिवार की, अपनी पार्टी की और गांधी की उस विरासत से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जो मार्च 1931 में 241 मील चल करके जो है वो 24 दिनों में वो जो है वो साबरमती के आश्रम से और दांडी तक पहुंची। और उसके बाद जो है वो उस यात्रा का जो प्रभाव हुआ था वो पूरी दुनिया में जो है नैतिक कद जो है वो गांधी का इतना बड़ा नैतिक कद बन गया था कि उसके बाद वो एक तरह से फिल्मी दुनिया के व्यक्ति हो गए थे। तो मैं इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक सत्याग्रही थे, सत्य के पथ के राही थे। लेकिन राहुल गांधी में भी सत्य कहने का, निर्भय रहने का और जो सर्वशक्तिमान है इस देश में उससे ना डरने का एक गुण है, जो इस समय किसी भी राजनेता का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। और उसको लेकर के वह यात्रा पे निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस यात्रा का इस मकसद है, और वो मकसद, जो जरूरी मकसद ये है कि इस समय अपने देश को इंडियन नेशनलिज्म क्या है, इसको रीडिफाइन किए जाने की जरूरत है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है, इसको रीडिफाइन किए जाने की जरूरत है। फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स क्या है नागरिकों के, इस पे फिर से चर्चा की जरूरत है। और भ्रष्टाचार क्या है, सिर्फ विपक्ष में बैठे हुए लोग, सिर्फ जो है आलोचना करने वाले लोगों के कर्म ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में परिभाषित किए जाएंगे, या जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके भी कर्म भ्रष्टाचार की परिभाषा में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारे सवाल भारतीय लोकतंत्र चीख चीख कर पूछ रहा है। उसकी अंतरात्मा इन सवालों को लेकर के मथ रही है अपने आप को। राहुल गांधी अगर अपनी इस यात्रा में सिविल सोसाइटी के सहयोग से और जनता से कनेक्ट बना करके और मीडिया के किसी हिस्से को, छोटे हिस्से को, बड़ा हिस्सा तो निश्चित तौर पर उनका विरोध करेगा, मजाक उड़ाएगा, एंटी कॉलम लिखेगा और एंटी पदयात्रा कैंपेन भी चलाएगा, वो सारी चीजें चलेंगी, रिडिक्यूल की जाएंगी, खबरों का वो हेडलाइन मैनेज किया जाएगा। इसके बावजूद जो है, जो यात्रा निश्चित तौर पे जो है वो चंद्रशेखर की यात्रा का आपने नाम दिया, चंद्रशेखर की यात्रा के साथ दो बड़ी घटनाएं बाधक के रूप में आ गई थी। और चंद्रशेखर भी 56 साल की उम्र में जो उन्होंने पदयात्रा की, वो एक काफी
मैच्योर राजनेता थे और उनकी चंद्रशेखर के बारे में जैसे लोहिया कहते थे कि इस भारत का नेतृत्व वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी एक आंख में केरल हो और दूसरी आंख में नागालैंड हो, तो या अरुणाचल हो। तो चंद्रशेखर की आंख में जो है वो विश्व राजनीति भी रहती थी और ये भी रहता था देश का भी मामला, और बहुत ही व्यवहारिक समझ भी उनकी थी। लेकिन निश्चित तौर पे उनकी यात्रा के बीच में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटना हुई, फिर इंदिरा गांधी नहीं रही, बहुत सारी चीजें हुई, वो सब उसने उसको हैम्पर कर दिया। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी कोई घटना ना हो, और मैं किसी भी यात्रा को चुनावी परिणाम के रूप में नहीं आंकने को, क्योंकि जो है वो यात्राएं देश को, राजनीति को, और अगर सच्चे मन से की गई है और सहृदय तरीके से की गई है तो कहीं ना कहीं राजनीति को कुछ न कुछ वो प्रभाव छोड़ करके ही जाएगी। क्योंकि गांधी दांडी मार्च के बाद दुनिया में प्रसिद्ध हुए, सत्याग्रह का दुनिया में झंडा बुलंद हुआ, लेकिन गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विफल हुए। इरविन से जो वार्ता हुई उस पर तमाम सवाल आज भी चलते हैं, और नमक का टैक्स वास्तव में नहीं हटा था और लौट करके आए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो जेल में डाल दिए गए। तो वो उनकी बहुत सारी विफलताएं या दमन की चीजें हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े हैं तो मुझे निश्चित तौर पे गीता का श्लोक याद आता है, कर्मण्यो जी बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अगर सच्चे मन से कर्म कर रहे हैं, आपका आपका जो है साधन सही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डरने और फिक्र करने की जरूरत है। कोई वोट परसेंटेज और सीट परसेंटेज में इसको तुरंत कन्वर्ट करने की जरूरत है। मैं गोदी मीडिया की इसलिए आलोचना करता हूं कि वो सच्चे मन से किए गए किसी जो है वो नैतिक कर्म को वो निश्चित तौर पे जो है वो वोट की पॉलिटिक्स में रिड्यूस करके देखता है, और उसका उसका पैमाना वही है कि वो सही है कि नहीं सही है। यह एक नैतिकता की राजनीति है। और ठीक है, सुनीलम जी का ये कहना ठीक है, कुछ लोग उसे आध्यात्मिक कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, मैं तो इसे राजनीतिक कहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो कहने में। लेकिन अगर वो अपनी इस पदयात्रा से ये बात साबित कर सकते हैं कि मोदी जी या यह मौजूदा निजाम जो अपने आप को बहुत ईमानदार और मॉरलिस्ट बताता है, उसकी नैतिकता कितनी पाखंड भरी नैतिकता है। उसकी नैतिकता ना तो सनातन धर्म के प्रति नैतिक है और ना संविधान के प्रति नैतिक। वो दोनों के प्रति एक पाखंडी, दोगला और अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये मैसेज देने में वे कामयाब हो गए तो मैं मानूंगा कि ये यात्रा मोर देन सक्सेसफुल रहेगी और इसका अपना एक जी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। जी।